गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की पुनः की क्लास हम प्री बीएड प्री डीएलएड 2025 की क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने 12 क्लास अपलोड कर दिया है। ये हमारी 13वीं क्लास है जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि में आज के इस टॉपिक में बात करेंगे लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिकता के सिद्धांत पर, साथ ही साथ वाइगोत्स्की के सिद्धांत और ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत। इन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आज चर्चा होगी जो कि आपके प्री डीएड प्री बीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथी एक एक करके जुड़ जाएंगे। चलिए सबसे पहले जो सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉरेंज कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। देखिए लॉरेंज कोहल वर्ग जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, ये लॉरेंज कोहल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, अर्थात नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब यह नैतिकता का सिद्धांत मतलब एक मोटी मोटा शब्दों में मैं बात कहूँ साथियों, तो क्या सही है क्या गलत है जब बच्चा उसके बीच में आ जाता है, ठीक है, अर्थात उनके सामने एक ऐसी स्थिति आती है कि सही और गलत को वह पहचानना सीखने लगता है, तो वही नैतिक और अनैतिक है। ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि ये नैतिकता क्या होती है। नैतिकता वह गुण है जिसमें व्यक्ति सही और गलत की पहचान करता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान होती है इस नैतिकता के अंदर। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश में नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा जब खेलता है तो जान लेता है कि मैं अगर दूसरे का खिलौना चोरी कर रहा हूँ तो वो अनैतिक कार्य है ना, अर्थात वो सीखने लगता है। सही और गलत, नैतिक और अनैतिक को बच्चा सीखने लगता है, सामाजिक परिवेश से वो सीखना शुरू करता है। ठीक है। नैतिक दुविधा कब होती है, तो देखिए नैतिक दुविधा को समझिए। सही और गलत के बारे में निर्णय न ले सकने की स्थिति को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति एक दुविधा में फंस जाता है और वो ये निर्णय नहीं ले पाता कि क्या सही है और क्या गलत है, जब वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता तो वही वो दुविधा में फंस जाता है कि मैं किसको सही मानूं और किसको गलत मानूं। तो इसी को नैतिक दुविधा कहा जाता है। जब वह नैतिक दुविधा में आता है, अब वह तर्क करेगा, वो चिंतन करेगा, मनन करेगा, वो दोनों में से एक वो चुनेगा, है ना। अर्थात जब वह सही और गलत के बारे में चुनना शुरू करता है, सोचना शुरू करता है, तर्क शुरू करता है, तो वही नैतिक तर्कणा कहलाता है। ठीक है। इसमें एक हिंज की कहानी है जो लॉरेंज कोहल वर्ग ने हिंज को ये कहना चाहिए कहानी के माध्यम से बताया है, हिंज के माध्यम से, जिसमें हिंज ने चोरी को चुना, चोरी को उन्होंने नैतिक माना। और देखिए पहले तो इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। मान लीजिए आपके किसी परिवारजन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब आप उसको शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उसी बीच यदि लाल बत्ती जल जाती है, लेकिन वो बहुत इमरजेंसी है, अगर थोड़ी सी भी लेट हुई तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाल लाइट जो है वहाँ रेड लाइट को क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के जान का सवाल है। तो ये है नैतिक दुविधा। तो वहाँ पर हमको रेड लाइट जो है क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है ना। इसलिए हिंज ने भी जो है चोरी को चुना क्योंकि उसकी पिताजी जो भी है उसकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से, ठीक है, पिता या माता की तबीयत खराब थी, ये स्टोरी अलग होती है। ठीक है भाई। चलिए अब हम नैतिकता की बात कर रहे हैं तो कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर का जिक्र किया है और वो 3 स्तर एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता। अब प्राक मतलब पहले, रूढ़ी के पहले जब नैतिकता आती है, अर्थात ये 4 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र होती है और इस अवस्था में बच्चे सही और गलत के बारे में नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत। भाई 4-5 साल के लड़का थोड़ी जान हीजिए, 4-5 साल के लड़का में सही गलत के पहचान नहीं रहे, है ना। तो इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे व्यक्ति के मानक के द्वारा, अब हमारे मम्मी पापा जो बताएंगे कि बेटा ये काम करो ये सही है,
ये करो ये गलत है। तो उसके आधार पर ये सही गलत का फैसला करता है, इसमें प्राक रूढ़िगत नैतिकता में। उसके बाद आता है, इसी में एक आता है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, इसी प्राक रूढ़िगत की। अर्थात इसमें क्या होता है, बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर आधारित होती है। भाई एक 4-5 साल का छोटा सा बालक अगर कुछ घर में कुछ कीमती वस्तु को तोड़ दिया तो क्या करता है, डांट पड़ जाती है ना। तो अगर घर में बोला गया है कि वहां मत जाना, वहां पर सामान रखा है ना, अब वहां जाओगे तो पिटान पड़ेगी भाई, ऐसा अब बच्चे के मन में है वो चीज। अब वो है सजा, अगर वो अनैतिक काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, है ना। उसको तोड़ दिया, किसी चीज की चोरी कर दिया तो उसको सजा मिलेगी, है ना। इसलिए उसको उस आज्ञा को पालन करना है। तो ये दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता इसी प्राक रूढ़िगत के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साधन सापेक्ष तथा उन्मुखता। अब देखो इसमें क्या, इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा गया है, अर्थात जो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करेगा खुद तुमको भी करे। जैसे एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, अगर उसको कोई चीज दिया किसी बच्चे ने तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ चीज देता है ना। ये जैसे को तैसा की अवस्था है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये 10 से 13 वर्ष की उम्र होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। देखिए उम्र सीमा पर ज्यादा जाइए, उसी के आधार पर आपको तर्क करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दूसरों के मानक को, अर्थात दूसरे ने बताया है कि सही गलत इसको बोलते हैं, बस उसी के आधार पर वो चलना शुरू करता है और उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का भी निर्णय लेता है। ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट आता है। एक तो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। भाई अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे घर वालों के लिए हम अच्छा लड़का बनेंगे, अच्छी लड़की बनेंगे, है ना। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अर्थात इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित करता है। अर्थात क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था मतलब कोई अगर हम जैसे रेड लाइट हमने क्रॉस किया तो वो गलत काम है, इसलिए हम रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि कानून में वो अपराध है। इस तरह से कानून व्यवस्था के आधार पर काम होता है। जैसे समाज की बात होती है तो समाज में दूसरे जाति के लड़के लड़कियों से शादी करना गलत है। भाई कानून बना हुआ है इसलिए लोग कानून के दायरे में रहते हैं, है ना भाई। तो ये है कानून एवं व्यवस्था संबंधित उन्मुखता। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये 13 वर्ष से ऊपर होती है और इसमें व्यक्ति जो है स्वयं निर्णय ले सकते हैं, है ना। बच्चा जो है स्वयं निर्णय ले सकते हैं, न कि समाज के जरिए। समाज नहीं बताता कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चा उसको स्वयं निर्णय ले सकता है। अब ये 2 भागों में इसको भी बांटते हैं। एक तो सामाजिक अनुबंध, इसमें किशोर यह मानने लगता है चूंकि 13 वर्ष की उम्र है, टीन एज है, किशोरावस्था चालू हो जा रहा है, तो इसमें किशोरावस्था के जो बच्चे हैं ये मानते हैं कि नियम भले ही बने हैं हमारे लिए, मगर इस नियम से अगर किसी का नुकसान हो रहा है उस नियम को तोड़ देना उचित है। इसलिए युवावस्था में आने के बाद फिर दूसरे कास्ट के साथ उसका वो हो जाता है और वो भागने लगते हैं, है ना। तो ये इसका प्रभाव है। ठीक है, कि उनको अब वो स्वयं से निर्णय, अब स्वयं से नियम बना ले रहा है। जैसे अब उनकी पापा की जान बचाना है तो वो रेड लाइट को भी तोड़कर आगे बढ़ गया, है ना, क्योंकि नियम से बड़ा कुछ और चीज है। तो ये समझने लगता है बच्चा जब टीनेज में आता है। इसी में सेकंड आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, अर्थात वह दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। कौन सा? सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत की उन्मुखता में। ठीक है, चलिए आगे बात करें वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब ये अलग सिद्धांत है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ये जो वाइगोत्स्की है एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने, ये जो है रूस के मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
ये सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। देखो वाइगोत्स्की का क्या कहना है, बच्चे अपने समाज में समाज के लोगों के साथ बातचीत करता है, उठता बैठता है और सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही बच्चों का विकास होता है, ये कहा लेओ वाइगोत्स्की ने। जबकि पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते थे। उनका कहना होता था कि विकास पहले होता है, बाद में वो सीखता है, जबकि लेओ वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले वो है सामाजिक अंतःक्रिया करता है, अर्थात अंतःक्रिया करके सीखता है, उसके बाद विकास होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं। वाइगोत्स्की ने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया है। सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है इसको लेकर दो कॉन्सेप्ट दिया। एक तो दिया जेडपीडी, जिसको जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा स्कैफोल्डिंग, जिसमें स्कैफोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। सबसे पहले बात करूं जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाविक विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसके फोल्डिंग को समझिए। पार या ढांचा, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो सामान्य मदद या मार्गदर्शन, जिसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे देखो, जैसे हम जब छोटे थे ना, जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हम अकेले नहीं सीखे, हमारे कोई भैया दीदी मम्मी पापा साइकिल को थोड़ा सा पकड़ते थे फिर छोड़ते थे, चल मैं पकड़ा था बोल के थोड़ा सा चलाते थे फिर छोड़ देते थे, फिर लेट में आके हम लोग गिर जाते थे, है ना। तो वही जो मदद हमारे लिए किया, वही मदद इसके फोल्डिंग कहलाता है, सामान्य मदद, है ना, वही क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, इसमें टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स इत्यादि आते हैं। वाइगोत्स्की की भाषा पर क्या कहना था कि इन्होंने भाषा पर कुछ बात कही है। उनका कहना है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। देखो, भाषा अलग चीज है और हम चिंता करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन वो बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है। भाई आप चिंतन करोगे, मन में सोच रहे हो, किसी न किसी भाषा में तो सोचोगे ना। तो पहले हम भाषा सीखे, उसके बाद हमने सोचना शुरू किया, हमने विचार किया, ऐसा कहना है वाइगोत्स्की का। निजी भाषण, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। देखो निजी भाषा, कभी कभी देखना बच्चा जब खेल रहा होता है, जैसे गाड़ी चला रहा है, अब वो गाड़ी की आवाज निकालता है ऐसा करके, है ना, तो वो जो आवाज निकाल रहा है ना, वो निजी भाषा मतलब स्वयं की भाषा का वो उपयोग कर रहा है। क्लियर है भाई। तो ये है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा आता है ब्लूम का टैक्सोनॉमी का शैक्षणिक उद्देश्य। इस पर बात करते हैं थोड़ा। बेंजामिन ब्लूम जो कि अमेरिका के निवासी थे, ठीक है, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। इन्होंने कई पक्ष बताए हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा ज्ञानात्मक पक्ष, और इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, अर्थात ज्ञान बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण से इसको 6 भागों में बांटा गया है। ज्ञान पक्ष को कौन कौन से 6 भाग हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सबसे पहले ज्ञान होगा, फिर बोध, उसका फिर हम उपयोग करना सीखेंगे, अनुप्रयोग सीखेंगे, फिर हम उसका तर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे और मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। सेकंड पॉइंट बताया इन्होंने भावात्मक पक्ष, जिसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिससे हमारी भावना आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो भावात्मक पक्ष, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जो हमारी भावना के रूप में सामना हम करते हैं। जैसे तारीफ, उत्साह, कोई हमारी तारीफ कर रहा है, हमें कोई प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो ये सभी भावनात्मक पक्ष के अंदर आता है। और इसके भी 5 भाग है।
जिसमें आग्रहण या ध्यान देना, उसके अनुक्रिया करना, आकलन, संगठन और मूल्यों का चरित्रकरण। ठीक है। नेक्स्ट अगला थर्ड पॉइंट आता है क्रियात्मक पक्ष। और क्रियात्मक पक्ष में इसमें शारीरिक क्रिया, जिसमें शारीरिक गति से संबंधित मोटर स्किल इत्यादि आते हैं। ये भी 6 भागों में है। इसमें सहज क्रिया, अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, कौशल युक्त अंग संचालन और सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। तो ये 6 है जो कि आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है। तो ये तो रहा 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर हमने बात किया। और कोहल वर्ग का नैतिक, वायगोत्स्की और ब्लूम टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके प्री बीएड प्री डीएलएड ही परीक्षा में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप विगत 4 से 5 वर्षों के प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। अगली क्लास में हम जो है नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे जिसमें नए टॉपिक लेंगे। एक टॉपिक और रहेगी हमारी, उसके बाद 15 टॉपिक में खत्म हो जाएगा। ये हमारी आज की टॉपिक 13 थी। ठीक है। तो खत्म हो जाएगी साथियों कल में। उसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखिए साथियों, क्योंकि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं जिससे हमारा भी मनोबल गिरता है और हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। तो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अधिक से अधिक करें। जय हिंद, जय भारत।